हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धनजीलाल और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस के 2023-2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद मैं 2011 से 2022 तक ये पेपर मैं दृष्टि आईएएस की बुक से सॉल्व करवा रहा हूँ और मैंने यूपीएससी के कम से कम 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ। जो मेरा अच्छा टॉपिक लग रहा है, जो मेरी नॉलेज में अच्छा लगा है, मैं यूपीएससी से रिलेटेड वही नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ। और अब ये जो पार्ट थर्ड है ये पॉलिटी का है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी याचिका समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति है इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसलिए सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। याचिका समिति में लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, जबकि याचिका समिति राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ये 2013 में आया हुआ है और ये 2023 और 2024 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करें या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ऑप्शन बी लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। ऑप्शन सी लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। जो आर्टिकल 190 के अनुसार धन विधेयक के संबंध में लोअर असेंबली को अनन्य अधिकार प्रदान किया गया है। अगर राज्यसभा कोई भी सिफारिश करती है तो वो लोकसभा पर डिपेंड करता है, मानना है या नहीं मानना है। अगर राज्यसभा उस विधेयक धन विधेयक को रोक के रखती है 14 दिन तक और 14 दिन के बाद में अगर कोई भी वो फैसला नहीं देती है, तब भी धन विधेयक पारित हुआ राज्यसभा से मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत की संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना दोबारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन 2, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है दोनों कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि संविधान संशोधन दोनों संसद से पारित किया जा सकता है, लोअर असेंबली अपर असेंबली। और ऑप्शन 2, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों से नहीं, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? ऑप्शन 1, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन 2, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है
तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन 3, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन ए सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, ऑप्शन सी संबंधित राज्यों की सहमति से, ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से, क्योंकि ये संघीय शक्ति संसद की होती है और यह विशेष अधिकार अनुच्छेद 253 के तहत संसद को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन 2, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता और उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो 2 कथन है वो सही है, जबकि जो ऑप्शन 1 है वो जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसलिए ये ऑप्शन 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति। ऑप्शन 1, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। ऑप्शन 2, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। ऑप्शन 3, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। जो लोकसभा में लोक लेखा की जो संसदीय समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं, उसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। और जो इस लोक लेखा समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1967 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 जो 2012 में आया था। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन 2, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ऑप्शन 3, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, केवल कथन 3 सही है, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है, वो लोकसभा का सदस्य होते हैं और जो बहुमत दल वाले होते हैं उन्हीं में से लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विशेष अधिकार में से कौन से भारत के संविधान दोबारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। ऑप्शन बी, संसद को राजसूची के में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल
भारतीय सेवा को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। ऑप्शन डी, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को राजसूची के नियम बनाने और अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है और ये संसद को, जो राज्यसभा को अनुच्छेद 249 का क्लोज 1 और अनुच्छेद 212 का क्लोज 1 के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। ऑप्शन 2, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ऑप्शन 3, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है। जो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। संसद तीनों पार्ट से मिलकर बना होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है और निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है, ये न्यायालय की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? ऑप्शन 1, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन्य विधेयक को पारित करने की स्थिति में। ऑप्शन 3, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। धन्य विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है और ना ही धन्य विधेयक और संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? ऑप्शन 1, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। ऑप्शन 2, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। ऑप्शन 3, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान। ऑप्शन 4, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा बेहेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। ऑप्शन 5, संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1, 2, 3 और 5 सही है, जबकि जो कथन 4 है वो गलत है, क्योंकि लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, इसलिए सरकार नहीं करवाती है, ये राष्ट्रपति करवाता है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ऑप्शन बी, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन सी, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। ऑप्शन डी, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करने हेतु। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। और स्थगन प्रस्ताव को 4:30 बजे ही लाया
लाया जा सकता है शाम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन 2011 में आया था। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की संसद। जो संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 267 के क्लोज 1 में भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो ऑप्शन ए बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जा सकता है, ऑप्शन बी सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, ऑप्शन सी संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता, अर्थात सरकार गिर जाएगी। इसलिए वार्षिक बजट पास होना जरूरी होता है किसी सरकार के लिए। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ऑप्शन ए भारत की अक्षमता निधि में, ऑप्शन बी लोक लेखे में, ऑप्शन सी भारत की संचित निधि में, ऑप्शन डी निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी, भारत की संचित निधि में। अभी हमारा जो पॉलिटिका कार्यपालिका सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं और ये 2022 में क्वेश्चन आया था। साथियों, जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धनजीलाल सर, उस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। ऑप्शन 2, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जो 2 कथन है वो सही है। और जो ये संविधान संशोधन 51 में 91 विधेयक 2003 दोबारा पारित किया गया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अलावा। और मंत्री परिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत का महान्यायवादी और भारत का सोलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। ऑप्शन 2, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था या इस्तीफा देती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी और अतिरिक्त महान्यायवादी होता है उसको संसद में बैठने की अनुमति नहीं होती है। महान्यायवादी को तो होती है जो, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है उसको नहीं होती है। और ये जरूरी नहीं है कि सरकार की कंप्लीट हो जाए उसके बाद में वो महान्यायवादी इस्तीफा दे, वो
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2021 में आया था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। ऑप्शन 2, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन 3, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है वो किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1, क्योंकि भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास का अधिकार है। और जो राष्ट्रपति बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, सिर्फ नागरिक होना जरूरी होता है। वो चाहे विदेशी हो या फिर भारतीय हो, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और जिस विदेशी नागरिक को हमने नागरिकता दे दी है वो हम विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे उसने स्वेच्छा से छोड़ दी गई हो या उसने संविधान के नियमों का पालन नहीं किया, उस स्थितियों में भी हम उसकी नागरिकता कैंसिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ऑप्शन ए, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति का विस्तार देने वाला अभिकरण। ऑप्शन बी, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। ऑप्शन सी, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। ऑप्शन डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ये यूपीएससी से रिलेटेड है। उसने पूछा है कि नौकरशाही का क्या काम होता है। तो नौकरशाही का काम ही होता है कि जैसे कार्यपालिका जैसे विधायिका विधि बनाती है, फिर कार्यपालिका उसको लागू करने के लिए नौकरशाहियों को देती है, तो लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 2, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। ऑप्शन 2, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। ऑप्शन 3, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकार द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। जो इसमें ऑप्शन 3 है वो इसलिए गलत है क्योंकि जो बची हुई निधि होती है वो अगले साल के लिए प्रयुक्त हो जाती है। और जो MPLADS योजना की शुरुआत 1993 से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 2019 में आया था। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ऑप्शन ए, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1967। ऑप्शन बी, राजमन्नार समिति 1969। ऑप्शन सी, सरकारी आयोग 1983। ऑप्शन डी, संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 1,
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ऑप्शन 2, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन बनाए सही है। जो लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य है वो राज्यसभा के वोट मूल्य के बराबर होता है। और जो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। ऑप्शन 2, किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। और यह राज्यपाल को संविधान के द्वारा अनुच्छेद 361 के द्वारा विशेष शक्तियां प्राप्त है, विशेष अधिकार प्राप्त है। ये 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 1, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन 1, राज्य विधानसभा का विघटन। ऑप्शन 2, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। ऑप्शन 3, स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 3 दोनों सही है। जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो संविधान के अनुच्छेद 360 के और 365 के अकॉर्डिंग लगता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। राज्य की कार्यकारी वह विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती है। अतः राष्ट्रपति शासन के आवश्यक परिणामों में केवल राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाया जाता है। मतलब जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो हट जाएगी, उसकी जगह जो राष्ट्रपति या सरकार जो वर्तमान में प्रेजेंट है वो उस राज्य की स्थिति को देखेगी और उसी के अनुसार राज्य के नियम कानून चलेंगे। 2016 में आया था क्वेश्चन। ये 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन 2, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपरोक्त में कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं है। क्योंकि मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कार्यकाल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2015 में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ऑप्शन 2, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन ही सही नहीं है। क्योंकि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही सब काम होते हैं। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष नहीं होता है, उसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। ये 2014 में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ऑप्शन 2, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो इसमें भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी तथा राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री दे रखा है जबकि राष्ट्रपति होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? ऑप्शन 1 मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना। ऑप्शन 2 मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। ऑप्शन 3 मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है क्योंकि मंत्रालय के वित्तीय संसाधनों का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ है? ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। ऑप्शन 2 मंत्रियों की नियुक्ति करना। ऑप्शन 3 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ऑप्शन 4 राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और कथन 3 दोनों सही है जबकि मंत्रियों को नियुक्त करना और राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। हेलो साथियों, मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। अगला पार्ट मेरा अगले दिन आएगा। जो मेरा ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम चैनल बाय धनजिला सर के दोबारा है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें।